हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी सोल्यूशन फॉर क्लास 10 सोशल साइंस इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है मुद्रा और साख। तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन है, जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है, स्पष्ट कीजिए क्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा, अधिक जोखिम वाली परिस्थितियों में जैसे फसल बर्बाद होने के कारण, आग से संपत्ति नष्ट होने, दुर्घटना आदि, ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा सकता है। उदाहरण के लिए स्वप्ना साहूकार से ऋण लेती है इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्जा वापस कर देगी, लेकिन कीटनाशकों के हमले में फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। इसके लिए कर्ज की अदायगी असंभव हो गई है। ऋण के स्वप्ना की कमाई को बढ़ाने की बजाय इसकी स्थिति बदतर कर दी, उसे अपनी जमीन को बेचना पड़ता है। अतः ऋण कर्जदार को एक ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जिससे बाहर निकलना बहुत कष्टदायक हो सकता है और कई समस्याएं खड़ी हो सकती है। इन परिस्थितियों में ऐसे कर्जदारों को अपनी जमीन के टुकड़े बेचकर कर्ज की अदायगी करनी पड़ती है। ऐसी परिस्थिति में जोखिम और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि ऋण की अदायगी अच्छी फसल होने पर निर्भर करती है, जो आगे वर्षा की अच्छी मात्रा, अच्छे बीज, तकनीक, कीटनाशक, रासायनिक खाद इत्यादि तत्वों पर निर्भर करती है। अतः इस प्रकार के ऋण किसान को ऋण जाल यानी डेब्ट ट्रैप में फंसा देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या किस तरह सुलझ जाती है, अपनी ओर से उदाहरण देकर समझाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली में मांगे को दोहरा संयोग पाया जाता है जो एक समस्या खड़ी कर देता है। उदाहरण के लिए, मान लो एक जूता निर्माण बाजार में जूते को बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। इसके लिए उसे गेहूं उगाने वाले ऐसे किसान की खोज करनी पड़ेगी जो गेहूं बेचकर जूते खरीदना चाहता हो, यानी कि दोनों पक्षों की एक दूसरे की चीज़ें खरीदने और बेचने पर सहमति बनती हो। इसे मांगे को दोहरा संयोग के नाम से जाना जाता है। मुद्रा के माध्यम से मांगे के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म किया जा सकता है। इससे जूता निर्माता को यह जरूरत नहीं पड़ेगी कि वह ऐसे किसान की खोज करे जो उसके बनाए जूते खरीदे, साथ साथ उसे गेहूं बेचने पर सहमत हो। अब उसे केवल यही करना है कि वह अपने जूते खरीदने के लिए खरीदार की खोज करे। एक बार उसने जो जूते मुद्रा में बदल दिए हैं, वे बाजार में गेहूं अथवा अन्य कोई वस्तु खरीद सकता है, क्योंकि मुद्रा का विनिमय प्रक्रिया का मार्गस्थल होता है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। नेक्स्ट टाइम, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, वह लोग जिसके पास अतिरिक्त मुद्रा होती है वह अपने स्थिति धन अर्थात बचत को बैंक में जमा कर देते हैं। बैंक उससे यह धन जमा खाते के रूप में स्वीकार करते हैं। इसके बाद बैंक अपने पास जमा राशि के प्रमुख भाग को धन के जरूरतमंद लोगों को कर्ज देने के रूप में प्रयोग करती है। अनेक आर्थिक गतिविधियों के लिए कर्ज की मांग बढ़ने से बैंक अपने आसपास जमा राशि को लोगों की कर्ज की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बैंक दो गुटों के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। बैंक जमा राशि पर जो भी ब्याज देते हैं उससे अधिक ब्याज ऋण पर लेते हैं। बैंक की आय का प्रमुख स्रोत कर्जदारों के ऋण पर लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को उनकी जमा पूंजी पर दिए गए ब्याज के बीच अंतर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 रुपया के नोट को देखिए, उसके ऊपर क्या लिखा है, आप इस कथन का व्याख्या कर सकते हैं। 10 रुपया के नोट पर लिखा होता है, मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। गवर्नर केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत। तो आइए इसका मतलब क्या है, आइए इसे हम समझते हैं। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। यह केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय कानून के अनुसार रिजर्व बैंक के अतिरिक्त किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा कानून रुपये को विनिमय के माध्यम जैसे इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों जरूरत है। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत में ग्रामीण परिवारों की जरूरतों को केवल 50% औपचारिक ऋण स्रोतों द्वारा पूरा किया जाता है। बाकी के परिवारों की जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। अनौपचारिक ऋणदाताओं की ब्याज की दरें बहुत अधिक होती है और यह कर्जदाताओं की आय बढ़ाने का काम करती है। इसलिए हमें ऋण के औपचारिक स्रोतों की गतिविधियां ग्रामीण इलाकों में खास तौर से बढ़ाने की जरूरत होती है, ताकि कर्जदारों की अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता कम की जा सके। तभी देश का आर्थिक विकास संभव हो सकता है। इससे लोगों का अनावश्यक शोषण कम होगा तथा उसका जीवन स्तर सुधर जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, गरीब के लिए स्वयं सहायता समूह के संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है, अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। गरीबों के लिए आत्मनिर्भर गुटों के संगठन के पीछे मूल विचार गरीबों को अपना रोजगार बनाने का मौका देना है। आत्मनिर्भर गुट कर्जदारों को ऋणधार की कमी की समस्या से उबरने में मदद करते हैं। उन्हें समयानुसार विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों के लिए एक यथोचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। इसके अतिरिक्त वह गुट ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब को संगठित करने में मदद करते हैं। इससे न केवल महिलाएं स्वावलंबी हो जाती है, गुट की नियमित बैठक के जरिए लोगों के माध्यम मिलता है, जहां वे तरह तरह के सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण और हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। तो इसका आंसर हो जाएगा, बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए इसीलिए तैयार नहीं होते क्योंकि वे भरोसेमंद कर्जदार नहीं होते हैं, क्योंकि वे ऋण की शर्तें को पूरा नहीं कर पाते, उसकी ऋण अदायगी की क्षमता विश्वसनीय नहीं होती तथा उसके पास गिरवी रखने के लिए कोई संपत्ति भी नहीं होती, जिसके कारण बैंक उन्हें ऋण देने से कतराते हैं। यदि बैंक इन लोगों को ऋण दे दे तो उस ऋण की वापसी भी नहीं होगी, जिससे बैंक के अस्तित्व को खतरा पैदा हो सकता है। बैंक तभी चल सकता है जब उन्हें ऋण वापसी के साथ साथ ब्याज भी मिले, परंतु ऐसे लोगों को ऋण देने से उसे दोनों प्रकार के भुगतान प्राप्त नहीं होते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नज़र रखता है, यह जरूरी क्यों है। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर नज़र रखता है क्योंकि हर एक बैंक को अपने पास जमा पूंजी की एक न्यूनतम नकद अपने पास बनाकर रखनी पड़ती है। भारतीय रिजर्व बैंक नज़र रखता है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए हैं। इस तरह रिजर्व बैंक इन पर नज़र रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाली इकाइयों और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगपतियों, छोटे कर्जदारों इत्यादि को भी ऋण प्रदान कर रहा है। प्रत्येक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक का यह लिखित में बताना पड़ता है कि वे कितना ऋण किनको दे रहे हैं और उन पर ब्याज कितना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। ऋण के माध्यम से लोगों की आय बढ़ सकती है, जिससे बहुत से लोग अपनी विभिन्न जरूरतों को पूर्ति के लिए सस्ती दरों पर कर्ज ले सकें। वे फसल उगा सकते हैं, कई कारोबार शुरू कर सकते हैं, नए उद्योग लगा सकते हैं या वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। ओके, इस तरह ऋण से लोग की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी और उनका जीवन स्तर ऊंचा होगा। उद्योगों और कृषि का विकास होने से उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे देश का विदेशी व्यापार भी बढ़ता है। अतः ऋण देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, मानव को एक छोटा व्यवसाय करने के लिए ऋण की जरूरत है। मानव किस आधार पर यह निश्चित करेगा कि उसे ऋण बैंक से लेना चाहिए या साहूकार से, चर्चा कीजिए। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है, अपनी संपत्ति और तमाम किस्म के कागजातों के आधार पर मानव को यह तय करना पड़ेगा कि उसे ऋण बैंक से लेना चाहिए या साहूकार से। ऋणधार की गैर मौजूदगी के कारण गरीब परिवार बैंकों से ऋण ले पाने में असमर्थ होते हैं, जबकि साहूकार जो इन कर्जदारों को निजी स्तर पर जानते हैं, बिना ऋणधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जरूरत पड़ने पर कर्जदार पुराना बकाया चुकाए बिना नया कर्ज लेने के साहूकार के पास जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त ब्याज की दर के आधार पर भी मानव ऋण लेने का निश्चय कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है, भारत में 80% किसान छोटे किसान हैं जिन्हें खेती करने के लिए ऋण की जरूरत होती है। क है, बैंक छोटे किसानों को ऋण देने से क्यों हिचकिचा सकते हैं, क्योंकि छोटे किसान के पास ऋणधार की कमी होती है। क्वेश्चन ख है, वे दूसरे स्रोत कौन से हैं जिससे छोटे किसान कर्ज ले सकते हैं। तो छोटे किसान साहूकार से ले सकते हैं कर्ज, महाजन से ले सकते हैं, व्यापारी से ले सकते हैं, मालिक से ले सकते हैं, रिश्तेदार से एवं दोस्त इत्यादि से ले सकते हैं। क्वेश्चन ग है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि किस तरह ऋण की शर्तें छोटे किसानों के प्रतिकूल हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कर्ज की शर्तें उधारदाता और कर्जदार के प्रकृति पर निर्भर करती है। छोटे किसानों को ऋण की मदद से मिलेगी कि नहीं, परिस्थिति को खतरों और हानि होने से पर सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। कई बार ऋण की शर्तें किसानों के प्रतिकूल हो सकती है। उदाहरण के लिए, एक छोटा किसान राम अपनी 3 एकड़ जमीन पर आलू उगाता है। इसके लिए वह एक साहूकार से ऋण लेता है, इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज अदा कर देगा, लेकिन फसल पर कीटनाशक के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है। वह साहूकार का कर्ज लौटाने में असफल रहता है।
एक साल में कर्ज की एक बड़ी रकम बन जाती है। इसके लिए उसे जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। इस प्रकार ऋण की शर्तें राम के प्रतिकूल गई, उसे अपनी जमीन खोनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, सुझाव दीजिए किस तरह छोटे किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। तो छोटे किसानों को सस्ते ऋण सहकारी समिति, आत्मनिर्भर गुटों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है। नेक्स्ट टाइम बैंक और सहकारी समितियों को ज़्यादा कर्ज देना चाहिए, जिससे लोगों की आय बढ़ सकती है। उन्हें अपनी गतिविधियों खासतौर से ग्रामीण इलाके में बढ़ानी चाहिए। अतः औपचारिक स्रोतों के ऋण का वितरण अधिक बराबरी वाला हो, जिससे गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फायदा उठा सके। सस्ते ऋण के लिए अधिकाधिक आत्मगुट बनाए रखे जाने चाहिए। किसान को इन गुटों से जुड़ना चाहिए ताकि उन्हें विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों के लिए एक यथोचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरना है। तो आइए देख लेते हैं। क है, खाली स्थान परिवारों के ऋण की अधिकांश जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। तो क्या, तो गरीब परिवारों के यहाँ क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर ख है, खाली स्थान ऋण की लागत ऋण का बोझ बढ़ाता है। क्या है, तो ब्याज ऋण की लागत क्या है, तो ऊंची, जो ऊंची ऋण की लागत होती है वह बढ़ाती है। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। कौन, तो भारतीय रिजर्व बैंक। घ है, जमा बैंक जमा पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। ज्ञा है, जमीन का टुकड़ा क्या हो जाएगा, यहाँ जमीन का टुकड़ा हो जाएगा संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार होता है, जिसे वह ऋण लेने के लिए गारंटी के रूप में इस्तेमाल करता है जब तक ऋण चुकाता नहीं हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आती है, आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर आपको चयन करना है। ओके, क है, आत्मनिर्भर गुट में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय कौन लेता है। तो इसका क्या हो जाएगा, सदस्य हो जाएगा। इसका आंसर सदस्य हो जाएगा। ख है, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। क्या शामिल है, तो मालिक, जो मालिक है वह ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत कैसे आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोजाना का जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मुद्रा का उपयोग एक महत्वपूर्ण कार्य विनिमय के रूप में होता है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। अतः मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है। इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। नेक्स्ट टाइम, क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण सोच सकते हैं जहां वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय या मजदूरी की अदायगी वस्तु विनिमय के जरिए होता है। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो ग्रामीण भारत में कई उदाहरण देखे जा सकते हैं जहां वस्तु या सेवाओं का विनिमय या मजदूरी की अदायगी वस्तु विनिमय से हो रही है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके अतिरिक्त गांव में लोग जैसे गेहूं के बदले गेहूं लेते हैं। गांव में जमींदार मजदूरों को मजदूरी वस्तुएं के रूप में देते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जो वस्तु विनिमय प्रणाली को उजागर करते हैं। नेक्स्ट टाइम, एम सलीम भुगतान के लिए 20,000 रुपये नकद निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए एक चेक कैसे लिखेगा। तो एम सलीम प्रेस कुमार को 20,000 का नकद भुगतान करने के लिए निम्नलिखित तरीके से चेक लिखता है। ओके, इस तरीके से चेक लिखा जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।